नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको शिवरात्रि के महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको बताते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि आपके आरआरबी टेक्नीशियन यानी रेलवे में जो टेक्नीशियन की भर्ती थी उनके आपके कल से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं संविधान की क्लास जो हम पढ़ रहे थे, और हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं जिसमें अभी आपको 2 दिन से क्लास आपकी नहीं मिल पाई थी। आज हम संविधान की सेकंड क्लास पढ़ने वाले हैं। चलिए चर्चा करते हैं क्या है इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अभी पिछली क्लास में हमने बात की थी कि संविधान क्या है, संविधान की शुरुआत किस देश ने की है सबसे पहले लिखने की। तो आप जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए कि सर्वप्रथम किस देश ने संविधान लिखना प्रारंभ किया था। और जल्दी से जल्दी आप अपने जो दोस्तों को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। और हम पढ़ना चालू करते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी से थंबनेल का साइन दीजिए। क्या आप लोग रेडी हैं? अपनी जैसे कि आप पढ़ाई करते तो अपने मोबाइल को अब दूर रख दीजिए आप, और पेन और किताब आप अपने साथ में रखिए। रजिस्टर में आपको साथ साथ में नोट डाउन करते चलना है। तो लास्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे थे संविधान की, कि संविधान देखा था कि संविधान किसे कहते हैं, ठीक है ना। फिर हमने उसके बारे में बात कर रहे थे कि अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था, कब परिसंघ आया, संघ किस देश ने निर्माण बनाया, और भारत का जो संविधान है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है। फिर हम 3 शब्दों के बारे में बात कर रहे थे कि भारत का संविधान कैसा है, अर्ध संघात्मक है, एकात्मक है या आपका संघात्मक है। इनके बारे में बात की थी हमने, और अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग कथन आपको देखने को मिले थे। आज हम बात करने वाले हैं आपके कि भारत का संविधान कैसा है। कल हमने लास्ट क्लास में बता दिया था कि भारत का संविधान अर्ध संघात्मक हम जिसको कह सकते हैं। अब कहाँ से हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि भारत का संविधान संघात्मक है, कहाँ कहाँ पर आपका एकात्मकता के लक्षण देखने को मिलते हैं आपको। चलिए उनके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए। आप क्या हेडिंग डालनी है आपको? भारत के संविधान के संघात्मक लक्षण। तो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए आप। क्या पढ़ेंगे हम? भारत के संविधान के संघात्मक लक्षण। कौन से लक्षण देखने वाले हम? संघात्मक लक्षण देखने वाले हैं। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनसे हमें पता पड़ता है कि भारत का संविधान संघात्मक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए, आपको पता है हमारा जो भारत का संविधान है, जो देश को चलाने की व्यवस्था है, उसमें आपको 2 प्रकार की सरकारों का वर्णन मिलता है। एक आपने सुना है, जैसे कि हम कहेंगे कितने प्रकार की सरकार है? 2, यानी इसी से आता है आपका द्वैध शासन। भारत में क्या है आपका? द्वैध शासन, यानी डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है। कौन सा है आपका? डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है। अब आप कहोगे, आपके मन में विचार आ रहा होगा, सर कैसे कैसे द्वैध शासन है भारत में। आप सुनते, जब हम संविधान पढ़ते हैं आपने सुना है कि भारत में पश्चिम बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया था। अब क्या वर्तमान में भी द्वैध शासन है क्या? अरे बोलिए यस या नो। किन किन को पता है कि वर्तमान में भी द्वैध शासन है? तो याद रखना है मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में भारत में भी आपका द्वैध शासन है। क्योंकि आपको पता है, एक है केंद्र सरकार और दूसरी कौन सी है आपकी? राज्य सरकार देखने को मिलती है। यानी द्वैध शासन कैसा है आपका? तो आप कहोगे एक भारत में काम करती है आपकी कौन सी सरकार? केंद्र सरकार। और दूसरी कौन सी सरकार है आपकी? तो आप बात करेंगे राज्य सरकार की। बताइए वर्तमान में है या नहीं? पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार में कौन आते हैं आपके? जैसे प्रधान होता है आपका कौन? प्रधानमंत्री। और यहीं पर काम करते हैं आपके राज्यों में कौन बैठे हैं आपके? तो आप बताएंगे मुख्यमंत्री। अरे बोलिए यस या नो, अभी भी है या नहीं है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है। तो आप वर्तमान में बता सकते हैं कि वर्तमान संविधान में या वर्तमान भारत में भी क्या है? भारत में द्वैध शासन है। इससे पता पड़ता है कि भारत कैसा है? संघ है। यानी भारत क्या है? राज्यों का संघ। हाँ या ना? चलिए, अब एक कारण तो हमने बात कर ली कि द्वैध शासन भारत में है, और क्या कारण है? अब जब पहला पॉइंट हमने क्लियर किया कि भारत में क्या है आपका? द्वैध शासन है, तो दूसरा पॉइंट यहीं से आता है कि आपको पता है कि संविधान की
यानी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची क्या बताती है? वो जो 7वीं अनुसूची है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। अब आप कहोगे ऐसे कौन कौन सी शक्तियां हैं, कितनी केंद्र सरकार के पास विषय हैं, कितने राज्य सरकार के पास विषय हैं, जिससे पता पड़ेगा कि आपके भारत में क्या संघात्मक व्यवस्था है या नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जो 7वीं अनुसूची है, कौन सी अनुसूची है आपकी? संविधान की 7वीं अनुसूची है, जिसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां आपकी? जिसके अंतर्गत कितनी आती हैं? 3 अनुसूची है। कितनी अनुसूची आती हैं आपकी? 3 अनुसूची है। तो कौन कौन सी वो 3 अनुसूचियां हैं, उनके नाम आपको याद रखना है। तो पहली जो अनुसूची है, जिसको हम संघ सूची कहते हैं, कौन सी सूची आपकी? संघ सूची। दूसरी कौन सी आपकी? दूसरी आप बात करेंगे, दूसरी होती है राज्य सूची। और तीसरी कौन सी है? तो तीसरी जो है वो आती है आपकी समवर्ती सूची। कौन सी आएगी आपकी? समवर्ती सूची। तो याद रखना, एक क्वेश्चन तो आप समझ लीजिए कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी अनुसूचियां आती हैं, तो आप बताएंगे 3। कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची, और कौन सी है मेरे प्यारे साथियों? समवर्ती सूची आपकी तीसरी सूची है। अब हम बात करते हैं इनमें क्या क्या आता है। तो देखिए, आपको याद रखना है, जो संघ सूची है, कौन सी सूची है हमारी? संघ सूची है। उस पर कानून कौन बनाता है? तो संघ सूची पर जो कानून बनाता है वो केंद्र सरकार कानून बनाती है। इस पर कौन बनाती है? केंद्र सरकार कानून बनाती, ठीक है ना। अब बात आती है दूसरा जो है राज्य सूची। राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है। तो याद रखना आपको, राज्य सूची पर कौन कानून बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। और तीसरी जो है वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर जो है कानून केंद्र एवं राज्य सरकार, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है, दोनों कानून बनाते हैं। अब आप कहोगे, आपके मन में विचार आ रहा होगा, सर ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों कैसे कानून बना सकते हैं? और अगर दोनों में विवाद हो गया, फिर दोनों ने अलग अलग कानून बना दिए, फिर क्या होगा? तो आपको याद रखना है कि जब समवर्ती सूची पर कानून बनाया जाएगा तो केंद्र और राज्य दोनों सरकार अपना कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर जब भी विवाद की स्थिति आएगी, क्या आएगी आपकी? विवाद की स्थिति आएगी, तो केंद्र सरकार का कानून ही आपका मान्य होगा। इतना क्लियर है? अरे बोलिए यस या नो। तो आपको याद रखना है कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, तीसरी जो है हमारी समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची पर जो कानून बनाया जाएगा वो बनाएगी आपकी कौन? दोनों सरकार कानून बनाएंगी। और दोनों सरकार में चलेगी किसकी? अगर विवाद की स्थिति बनती है तो मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना है, विवाद की स्थिति में आपका कानून चलेगा मान्य हो किसका? केंद्र सरकार का। जैसे कि आपको पता है कोरोना काल, कोरोना महामारी पर गाइडलाइन कौन जारी करते थे? आप कहोगे मोदी जी गाइडलाइन जारी करते थे। और मोदी जी कौन सी सरकार में आते हैं आपकी? तो वो केंद्र सरकार में आते हैं। इधर तक ही अभी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। हमें ये भी याद रखना है कितने कितने इनमें विषय शामिल हैं। तो याद रखना आपको कि जो आपका संघ सूची है, संघ सूची में जो विषय शामिल किए गए हैं, इनके पास कितने विषय हैं? तो संघ सूची आप बात करेंगे, संघ सूची में जो विषय रखे गए हैं उनकी संख्या है 100। कितने विषय रखे गए हैं आपके? 100 विषय हैं। राज्य सूची पर कितने विषय दिए गए हैं? तो ये है आपके 61 विषय। कितने विषय हैं आपके? 61 विषय इसमें रखे गए हैं। और आप बात करेंगे समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में जो विषय रखे गए हैं वो रखे गए हैं कुल आपके 52 विषय। तो दोनों को आपको याद रखना है।
ये वर्तमान डेटा के अनुसार आप कहोगे संघ सूची में कितने विषय रखे गए? 100 विषय। राज्य सूची में कितने विषय रखे गए? 61 विषय रखे गए। फिर आप कहोगे आपकी जो तीसरी सूची है संवर्त सूची, इसमें कितने विषय रखे गए हैं? तो आपके 52 विषय रखे गए। अब इसके बाद भी आपको याद रखना है कि अब अगर मान लीजिए संविधान, तो आपको पता है धीरे धीरे समय चेंज होता जा रहा है, और अगर कोई नई घटना घटित होती है, यानी नया कोई कानून लेकर आना है, तो कौन बनाता है? तो याद रखना है आपका जो कानून बनाने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ संसद को प्राप्त है। कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो आप बताओगे संसद को प्राप्त है। लेकिन कानून की यानी संविधान का जो रक्षा करता है वो आपका सुप्रीम कोर्ट है। याद रखना है कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। लेकिन कानून की रक्षा करना या संविधान की रक्षा करना या संविधान का प्रहरी किसे कहा जाता है? आपका सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, या जिसको हम उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना है, इधर बात अगर आएगी कि अवशिष्ट विषय, कौन से विषय की बात आएगी आपकी? अपशिष्ट विषय। तो अपशिष्ट विषय जो है उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का होगा। अपशिष्ट विषय पर कानून, अपशिष्ट विषय पर कानून कौन बनाएगा आपका? तो आप बताएंगे कौन बनाएगा? तो आप बताएंगे केवल केंद्र सरकार बनाएगी। तो अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। इधर तक क्लियर है? अनुसूचियां क्लियर है? अरे बोलिए यस या नो। बढ़िया मजे से पढ़ते रहिए, आप मुस्कुराते रहिए, क्योंकि संविधान थोड़ा सा आपको बोरिंग हो सकता है, लेकिन हमें बोर होकर नहीं पढ़ना है। हमें संविधान को समझना है, ना कि संविधान को हमें रटना है। चलिए बताइए, इधर तक क्लियर है? आगे बढ़े हम। तो देखिए हमने 2 पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। पहला पॉइंट कौन सा पढ़ा था हमने? भारत में द्वैध शासन, जिससे पता पड़ता है कि संविधान कैसा है? संघात्मक है। दूसरा इसी से पता पड़ता है कि संविधान के पास आपने देखा केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, राज्य सरकार को कम शक्तियां दी गई हैं। यानी आपको पता है केंद्र की ओर राज्य का झुकाव है, राज्यों का कहां की ओर झुकाव है? यानी राज्य होते हुए भी केंद्र को बढ़ावा दिया गया है। तो ये कहां के मॉडल पर आधारित है? तो आप बताओगे कनाडा देश के मॉडल पर आधारित। यानी भारत का संविधान किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। अब हम बात तीसरी करते हैं, और क्या है? तो आप कहेंगे और तीसरा कारण है कि भारत का जो है लिखित संविधान कैसा है आपका? तो याद रखना है भारत का कैसा संविधान है? लिखित संविधान। इसमें क्या है? सारी चीज व्यवस्था पहले से ही बताएगी, उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। और ये जो भारत का संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो लिख लीजिए, यानी कहोगे आप भारत का संविधान, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। कैसा है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। किस देश का है? तो आप बताएंगे भारत का। अब हम बात करते हैं, 2 पॉइंट क्लियर है। अब तीसरा आप बताओगे कि जो भारत, चौथा पॉइंट होगा आपका कि जो भारत का संविधान है वो कैसा है? कठोर है या लचीला है? तो भारत का जो संविधान है वो कठोर भी है, कठोर एवं लचीला। तो याद रखना है भारत के संविधान की विशेषता ही है कि ये कैसा है? कठोर भी है और लचीला भी है। यानी कि आप कहोगे ये परिस्थिति अनुसार स्वरूप बदलता है। परिस्थिति अनुसार, परिस्थिति अनुसार क्या होता है? स्वरूप बदलता है। कैसी परिस्थितियां हैं वैसा आपका काम करता है। कभी कभी हमारा संविधान इतना कठोर है कि उसमें परिवर्तन नहीं किए सकते। कभी कभी आपको पता है ऐसे प्रावधान आते हैं जिनमें तुरंत संशोधन हो जाता है। अरे बोलिए यस या नो। तो हमारा संविधान कैसा है? कठोर भी है, कठोर होने के साथ साथ कैसा है? लचीला भी है। अब हमारे पास जो 5th नंबर का पॉइंट आता है, आपको याद रखना है कम संविधान कठोर भी है और कैसा है? लचीला भी है। अब 5th पॉइंट है कि जो हमारे भारत में है
वो स्वतंत्र न्यायपालिका है। देखो, यही तो हम पढ़ रहे हैं। संघात्मक व्यवस्था है कि नहीं? आपने कहा कि आपके देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, देश का एक ही सुप्रीम कोर्ट है या नहीं? तो आप कहेंगे इससे पता क्या पड़ता है? यही तो पता पड़ता है कि भारत में क्या है, संघात्मक व्यवस्था है, यानी राज्यों का केंद्र की ओर झुकाव है। यही हम बताएंगे कि भारत में कैसी है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। और क्या है? तो और 6 नंबर का जो पॉइंट बताएंगे, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। क्या है आपका? भारत में क्या है? तो आप बताओगे संविधान की सर्वोच्चता है, यानी सबसे ऊपर कि कौन सा विधान मान्य होगा, तो आपको याद रखना है सबसे जो ऊपर है वो है आपका संविधान। भारत में किसकी सबसे ज्यादा सर्वोच्चता है? सबसे ऊपर क्या माना जाता है? वो माना जाता है कानून। कानून बोले तो संविधान, यानी भारत में संविधान की ही सर्वोच्चता है। अब हम बात करते हैं, 6 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए हैं। 7वां जो पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वो आपको याद रखना है। और क्या है? और आप बताओगे भारत में जो है वो द्विसदनात्मक व्यवस्था है। क्या है? द्विसदनात्मक व्यवस्था। भारत में कैसी व्यवस्था है? द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक व्यवस्था बोले तो जैसे आपको याद रखना है, उच्च सदन और निम्न सदन दोनों है भारत में। कौन कौन से सदन है? उच्च सदन, और भारत में क्या है आपका? निम्न सदन। दो व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेगी। उच्च सदन के अंतर्गत आता है आपका क्या आएगा? तो आप बताओगे उच्च सदन में आता है आपका राज्यसभा। उच्च सदन में क्या आता है आपका? राज्यसभा। और निम्न सदन में क्या आएगी आपकी? तो वो आती है आपकी क्या? लोकसभा। दोनों भी आपको याद रखना है, उच्च सदन और निम्न सदन। ये राज्यसभा और ये क्या हो जाएगी आपकी? लोकसभा। तो भारत में कितने सदन है आपके? कितने सदनात्मक व्यवस्था है? तो आप बताएंगे भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। बताइए इधर तक क्लियर है या नहीं? बोलिए यस या नो, मुस्कुराते रहिए, है ना। अब हम बात करते हैं कि हमने 7 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं, जिससे हमें पता पड़ता है कि भारत में कैसी व्यवस्था है आपकी। तो आप बताएंगे भारत में संघात्मक व्यवस्था है, यानी राज्यों से भी बढ़कर है आपको केंद्र सरकार, यानी संघ ज्यादा मजबूत है आपका, है या ना। अब हम बात करते हैं कि भारत संघात्मक है, तो फिर संघात्मक होने के साथ साथ एकात्मकता के लक्षण कहाँ देखने को मिलते हैं? तो लिख लीजिए, हेडिंग डालिए आप, भारतीय संविधान में, यानी भारत के संविधान में एकात्मकता के लक्षण। किसके लक्षण की बात कर रहे हैं हम? तो भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? यानी आप सुनते हैं कहीं कहीं लोकतंत्र होता है, कहीं कहीं राजतंत्र होता है। तो ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ पर भारत अपने आप में केंद्र मजबूत है? कौन कौन से ऐसे प्रावधान है जिससे आपको पता पड़ता है कि केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है, यानी एकात्मकता के लक्षण कहाँ देखने को मिलेंगे? तो यही हम सबसे पहले बात करते हैं। अभी हमने बात की थी अनुसूचियों की। किसकी बात की थी? अनुसूचियों में। तो अनुसूची में आपने देखा था कि जो राज्य सूची है, राज्य सूची में कम विषय रखे गए हैं, जबकि आपको पता है जो संघ सूची है या केंद्र सूची है, उसमें केंद्र सरकार को ज्यादा पावरफुल बताया गया है। तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, शक्तिशाली केंद्र सरकार। तो इसमें हम क्या बताएंगे? इससे पता पड़ेगा कि शक्तिशाली जो है वो कौन है, हमारी केंद्र सरकार है। शक्तिशाली केंद्र सरकार, शक्तिशाली क्या है? केंद्र सरकार है। कैसे पता पड़ा? तो आप कहोगे कनाडा मॉडल पर आधारित है, यानी भारत का जो संविधान है कनाडा के मॉडल पर आधारित है। तो लिख लीजिए आप, शक्तिशाली केंद्र सरकार यानी कनाडा के मॉडल पर आधारित, कनाडा के मॉडल पर आधारित। तो
तो अगर देखिए हम इतने दिनों से 2 क्लास हो गए जब से एक ही बात कर रहे हैं, हमारा भारत का संविधान किस देश के मॉडल पर आधारित है? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, तो आपके बताएंगे कनाडा के मॉडल पर आधारित है। इससे ही पता पड़ा था कि जो है भारत का संविधान भी कैसा होगा, राज्यों का केंद्र की ओर झुकाव होगा, यानी केंद्र सरकार आपकी शक्तिशाली रहेगी। दूसरा प्रावधान क्या है, इससे कंफर्म हुआ। दूसरा अब आप इसी में बात करेंगे कि हमने पढ़ी थी अभी संघ सूची। क्या पढ़ी हमने? संघ सूची। तो संघ सूची में कितने विषय रखे गए हैं? तो आप बताओगे संघ सूची में 100 विषय रखे गए। कितने विषय रखे गए हैं? 100 विषय रखे गए हैं। अब 100 विषय में और क्या प्रावधान है, इनमें कहां से पता पड़ता है? तो 100 विषय जो हैं उनमें सबसे ज्यादा विषय हैं। इसमें कैसे हैं? सबसे ज्यादा विषय रखे गए हैं और ज्यादा होने के साथ साथ महत्वपूर्ण विषय दिए गए हैं। ये भी याद रखना। ये कैसे हैं? महत्वपूर्ण विषय। इसीलिए तो पता पड़ता है कि संघ सरकार केंद्र सरकार मजबूत है। आपको पता है कि राज्यों को तो कम विषय दिए गए और वो भी छोटे मोटे विषय दिए गए, जबकि केंद्र सरकार के पास महत्वपूर्ण विषय और सबसे ज्यादा विषय हैं। तो आपको पता है जिसके पास महत्वपूर्ण शक्तियां होंगी और सबसे ज्यादा शक्तियां होंगी, वही व्यक्ति कैसा होगा? पावरफुल होगा। अब हम बात करते हैं संघ सूची की। आपने बात कर ली, तो यही याद रखना आपको, समवर्ती सूची के विषयों में केंद्र सरकार कानून प्रभावी रहेगा। यानी याद रखना, यही हमने पढ़ा था कि समवर्ती सूची के विषय में केंद्र सरकार का कानून प्रभावी रहेगा। तो याद रखना, अगर हमने अभी बात की थी कि समवर्ती सूची पर जो कानून बनाया जाएगा, उस पर दोनों कानून बनाते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन हमें याद रखना है कि प्रभावी किसका रहेगा? तो आप बताएंगे प्रभावी जो कानून रहेगा वो आपका केंद्र सरकार का कानून प्रभावी रहेगा। अब देखिए और क्या होगा, कुछ परिस्थितियों में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट करके याद रखना है आपको, लिख लीजिए कि कुछ परिस्थितियों में, ऐसे नोट बना लीजिए आप, इंपोर्टेंट करके लिखना है। अगर बात आती है कुछ परिस्थितियों की, तो कुछ परिस्थितियों में केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकती है। लिख लीजिए, यानी कुछ परिस्थितियों में केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। जी, और आपको वेरी इंपोर्टेंट याद रखना है, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए क्या केंद्र सरकार राज्य सूची पर कानून बना सकती है? बना सकती है, हाँ या ना? उदाहरण के लिए, अगर राज्यसभा ये प्रस्ताव पारित करती है कि हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से कानून कौन बनाए? केंद्र सरकार बनाए, तो आपकी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। बताइए इतना क्लियर है या नहीं? तो अब हम बात करते और क्या है। पहला तो आपने पढ़ लिया है, 2 पॉइंट हमारे क्लियर हुए। कौन कौन से हुए? तो पहला हमने पॉइंट पढ़ा था कौन सा? तो आपको याद रखना है, पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि आपका शक्तिशाली केंद्र सरकार है। दूसरा आपने किसकी बात की, है ना? तो संघ सूची की बात कर दी हमने इसमें। फिर अब हम तीसरी जो बात करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। चलिए देखिए, 2 पॉइंट क्लियर है इधर तक। तीसरे पॉइंट की हेडिंग डालिए। तीसरे जो हम बात करते हैं वो आती है एकल नागरिकता। किसकी बात आती है आपकी? एकल नागरिकता। तो आपको पता है पूरे भारत में जितने भी लोग हैं
उन सबके पास केवल एक ही नागरिकता है। बताइए आप किस देश के नागरिक हैं? तो आप बताते हैं हम भारत के नागरिक हैं। तो आपके पास क्या मध्य प्रदेश की नागरिकता है क्या? नहीं, पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं सभी व्यक्तियों पर एक ही नागरिकता है, और वो कहाँ की है? भारत देश की नागरिकता है। तो याद रखना, इससे पता पड़ता है कि भारत में क्या है? एकात्मकता के लक्षण हैं। तो देखिए केंद्र सरकार प्रभावी है या नहीं, एकात्मक है या नहीं। आपके पास राज्य सरकार की कोई आपकी मान्यता नहीं है। जैसे कि आपको पता है पहले आपके पास आईडी प्रूफ होता था, जिसमें कि आपका वोटर आईडी होता था, जो राज्य सरकार मध्य प्रदेश सरकार का होता था, यानी जो भी राज्य सरकार है उनके पास अपने अपने वोटर आईडी होती थी। जब से आपको पता केंद्र सरकार प्रभावी, अब आजकल आपके पास वोटर आईडी कोई नहीं मांगता। आपको कौन सी आईडी मांगी जाती है? आपसे आधार कार्ड मांगते हैं, और आधार कार्ड पर लिखा होता है भारत सरकार, ना कि मध्य प्रदेश सरकार। इतना याद रखना। इससे हमें क्या पता पड़ता है? एकात्मकता के आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। और पूरे भारत में आपके पास कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। दूसरा, अब आप बात करेंगे, एकल नागरिकता तो है, इसी के साथ साथ एकल न्याय प्रणाली भी क्या है आपकी? तो आप लिख लीजिए एकीकृत न्याय प्रणाली। एकीकृत क्या है? न्याय प्रणाली भी आपको भारत में देखनी पड़ेगी। और आप कहोगे कैसी एकीकृत प्रणाली है? तो जैसे कि आप सुनते हैं, जैसे आपका जिला न्यायालय होता है, जिला न्यायालय किसके अधीन आता है? तो जिला न्यायाधीश आता है आपका। आप बात करोगे जिला न्यायालय किसके अधीन आता है आपका? तो आप बात करते हो हाई कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय। क्या आता है आपका? उच्च न्यायालय। अब उच्च न्यायालय किसके अधीन आता है? तो उच्च न्यायालय अधीन आता है किसके अधीन? तो आप कहोगे सर्वोच्च न्यायालय। कौन आता है आपका? सर्वोच्च न्यायालय। तो बताइए ये जो हाई कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट यानी पूरे भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो कितनी है? एक ही है। जिससे पता पड़ता है कि भारत का संविधान में कैसे लक्षण देखने को मिलते हैं? हमें एकात्मकता के लक्षण देखने को मिलते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन ही आता है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं आपके कौन से? जिला न्यायालय। यानी अगर देखा जाए इस राज्य जिलों से मिलकर, राज्य और राज्यों से मिलकर क्या बना है आपका? सर्वोच्च न्यायालय बना हुआ है। अब यही हम बात करते हैं, जो फिर आता है आपका, वो आपको बात करते हो आपातकालीन प्रबंध। किसकी बात करते हैं हम? आपातकालीन प्रबंध। तो आपको पता है जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो किसके हाथों में है? बताइए, कमेंट करके आंसर बताइए, कितने प्रकार के आपातकाल घोषित कर सकते हैं और घोषित करने का अधिकार किसको है? कौन आपके भारत में आपातकाल लागू करता है? तो आप कहेंगे हमारे पास जो है 3 प्रकार के आपातकाल घोषित होते हैं भारत में। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? तो वो भी आपको विशेष तरीके से याद रखना है। कौन कौन से जो 3 प्रकार हैं जो लागू किए जाते हैं, और लागू करने का अधिकार, आपातकालीन प्रबंध का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो आप बात करेंगे राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ही आपातकाल घोषित कर सकते हैं, क्योंकि यही भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति तो करते ही हैं, आपके मन में विचार आ ही रहा होगा कि वो कौन कौन से आपात हैं आपके। तो पहला लिख लीजिए आप, राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा आएगा आपका? राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा लिख लीजिए आप, राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल। और तीसरा जो आता है वो वित्तीय आपातकाल होता है। कौन सा होगा आपका? वित्तीय आपातकाल। तीसरा कौन सा होगा आपका? वित्तीय आपातकाल। अब हमें इनके बारे में भी याद रखना है कौन कौन से अनुच्छेदों में इनका वर्णन किया गया है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल का जो वर्णन है वो आता है आर्टिकल 352, यानी अनुच्छेद कौन सा आपका? यह आएगा अनुच्छेद 352। आर्टिकल कौन सा आपका?
तो आर्टिकल 352 में किसका प्रावधान है? राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। जैसे कि आपको पता है, देश पर किसी और कोई अन्य देश हमला कर दे तो राष्ट्रपति आपको पूरे देश में कर्फ्यू लगा सकता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। या कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? 352 में। अब अगर पहला हो गया तो दूसरा कौन सा होगा? दूसरा राज्य आपातकाल, यानी माने राज्य की व्यवस्था आपके मुख्यमंत्री सरकार या राज्य सरकार से नहीं चल रही है तो वह राज्यपाल की अनुशंसा पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। अब मुख्यमंत्री सरकार ना चलाते हुए राज्यपाल के द्वारा वो सरकार चलाई जाएगी। तो राज्यपाल यानी राज्य आपातकाल का वर्णन कहाँ किया गया है? तो आपको याद रखना है, इसको राष्ट्रीय आपातकाल ही कहते हैं। वो है आपका कौन सा? अनुच्छेद 356 में। तो आर्टिकल कौन सा आपका? तो याद रखना आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 356। और तीसरा है वित्तीय आपात, यानी सरकार घाटे में जा रही है, आपकी देश चलाने की व्यवस्था सही से ना हो पा रही हो तो राष्ट्रपति जो है वो वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं आपके। और इसका जो वर्णन है वो है आपका अनुच्छेद 360। आर्टिकल कौन सा आपका? तो आर्टिकल जो है आपका वो है कौन सा? 360। तो 3 अनुच्छेद याद रखना है। राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल घोषित कर सकता है, जल्दी से बताइए आप। तो राष्ट्रपति जो है वो 3 प्रकार के आपातकाल घोषित कर सकता है। पहला कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा राज्य आपातकाल। तीसरा कौन सा है? वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्य आपातकाल 356, वित्तीय आपातकाल 360, 52, 56 और 60 3 प्रकार के आपके राष्ट्रीय आपातकाल हैं और उनको लागू करने की शक्ति किसके पास है? वो है राष्ट्रपति। इससे ही पता पड़ता है कि भारत में एकीकृत व्यवस्था है या एकात्मकता के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, यहां तक क्लियर है या नहीं। अब हम बढ़ते हैं आपके आगे। तो 5 पॉइंट हमने क्लियर कर दिए। अब हमारा जो 6 नंबर का पॉइंट आता है वो कौन सा है आपका? हाँ, कौन से नंबर का आता है आपका? अब जो है वो 6 नंबर का पॉइंट आता है वो आएगा आपको कौन सा? अखिल भारतीय सेवा। अब और क्या आता है इसी से? यही आती है आपकी कौन सी? अखिल भारतीय सेवा। कौन सी सेवाएं आती हैं आपकी? अखिल भारतीय सेवाएं। अब आप कहोगे ये कैसे सर, ये तो हमें बल्ले ही नहीं पड़ता, कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको याद रखना है अखिल भारतीय सेवाओं में आते हैं आपके ऐसी सेवाएं जो भारत सरकार के सबसे बड़ा सरकारी पद जिसमें आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है, वो कौन कौन सी? तो आपने नाम सुना है IAS, IPS, IFS, नाम सुने हैं नहीं सुने आपके? जो आप कहते हैं सर हम यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सारी पोस्ट किससे मिलती हैं आपको? यूपीएससी से मिलती हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि जो आपके IAS, IPS जो होते हैं इनकी जो भर्ती है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, ना कि राज्य सरकार के द्वारा। तो आपके प्रत्येक जिले में केंद्र सरकार का आपको कर्मचारी देखने को मिलेगा और आपका राज्य सरकार का कर्मचारी उसके अंडर में ही आता है। तो इससे हमें क्या समझ बनती है कि आपकी केंद्र सरकार शक्तिशाली है, वो जब चाहे आपको अपने हाथों में ले सकती है। IAS, IPS, IFS, यानी आप कहोगे ये जो है IAS राजस्व अधिकारी, ये पुलिस प्रशासन अधिकारी होता है, ये फॉरेन अधिकारी होता है, इन सब की नियुक्ति याद रखना है। IAS, IPS या IFS इन सब की जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो याद रखना इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? तो वो करती है आपकी केंद्र सरकार। और अगर पूछा जाए इनकी भर्ती भी कौन निकालते हैं, तो इनकी जो भर्ती है तो भर्ती भी निकालती है आपकी कौन? केंद्र सरकार। इनको सैलरी भी कौन देती है? केंद्र सरकार देती है। अरे बोलिए यस या नो। और ये काम किसके लिए करते हैं? अगर पूछा जाए ये कार्य किसके लिए करते हैं, तो ये कार्य करते हैं दोनों के लिए। कार्य करते हैं केंद्र सरकार के लिए भी और करते हैं किसके लिए? राज्य सरकार के लिए। दोनों के बारे में आपको याद रखना है। तो आपके प्रत्येक जिले में एक ना एक केंद्र सरकार का कर्मचारी आपको देखने को मिलेगा और जो सबसे बड़े पद पर बैठता है। अब देखिए 6 पॉइंट क्लियर है आपके। अब हम बात करते हैं 7th नंबर का पॉइंट, और किससे जानकारी मिल सकती है आपको?
तो 7वें नंबर का जो पॉइंट याद रखना वो आप कहोगे राज्य राज्य अनस्वर नहीं है। कैसे नहीं है? राज्य जो है अनस्वर नहीं है। कहने का मतलब क्या है? तो इसका जो मतलब है राज्य अनस्वर नहीं है, यानी आप बताएंगे कि सर राज्य जो है, राज्यों को जो है खत्म किया जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार को खत्म नहीं किया जा सकता। यानी संसद जब चाहे आपके राज्यों को समाप्त कर सकती, लेकिन राज्य मिलकर आपकी केंद्र सरकार को समाप्त नहीं कर सकते हैं। यानी आप कहोगे कि जो भारत है, आप कहोगे राज्य अनस्वर नहीं है, यानी इधर ही लिख लेना राज्य कैसे है भारत में, जो राज्य जो है वो नस्वर है। यानी केंद्र सरकार, याद रखना आपको, कौन? केंद्र सरकार राज्यों को समाप्त कर सकती है तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए राज्यों को समाप्त करने, राज्यों को बनाने, राज्यों के नाम बदलने, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, तो आप सोचना मत, आंसर लगाना केंद्र सरकार। तो इससे पता पड़ता है कि आपको जो केंद्र सरकार शक्तिशाली है या राज्य सरकार, तो आप बताएंगे केंद्र सरकार शक्तिशाली। इससे हमें एकात्मकता के लक्षण देखने को मिलते हैं। यानी वेरी इंपोर्टेंट, एक और लाइन लिख लीजिए कि जो भारत सरकार है, यानी भारत जो है, लिखिए आप, इंपोर्टेंट करके लाइन लिखिए आप, नोट लगाइए, आप नोट लगाइए इंपोर्टेंट तरीके से और लिखिए आप, लिखिए भारत नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है। यानी आप क्या बताएंगे? भारत जो है, भारत नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है। कैसा है भारत? भारत नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है। यानी भारत में राज्यों को समाप्त किया जा सकता है, ना कि संघ को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन आपको याद रखना अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राज्य स्वतंत्र है, जबकि भारत में केंद्र सरकार स्वतंत्र है। अब हम बात और क्या प्रावधान देखने को मिलेंगे आपको, तो नेक्स्ट 8वें टॉपिक की बात करते हैं। भारत में आपको पता है राज्यपाल कौन आते हैं आपके? राज्यपाल की बात करते हैं तो आपको पता है राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है या नहीं? अरे बोलिए यस या नो। राज्यपाल कौन होता है? राज्य का प्रथम पुरुष होता है। यानी आपको याद रखना है राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। राज्यपाल कौन होता है आपका? राज्य का प्रमुख होता है। लेकिन उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना आपको राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन इसकी जो नियुक्ति है, नियुक्ति कौन करता है? तो आप बताएंगे इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करते हैं? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो वो आपके राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। तो पता कौन पड़ता, बड़ा कौन हुआ? तो आप बताइए राष्ट्रपति। अब और क्या है? तो और जो यही प्रावधान आता है वो है आपका भारत में एकीकृत निर्वाचन प्रणाली। याद रखना आपको भारत में क्या है आपकी? एकीकृत निर्वाचन प्रणाली है। तो भारत में अलग अलग चुनाव नहीं होते, आप राज्यों में अलग चुनाव होंगे, केंद्र में अलग होंगे, तो होते अलग अलग, लेकिन चुनाव करवाने वाली व्यवस्था ही। तो याद रखना है भारत में कैसी निर्वाचन प्रणाली है? तो आप बताएंगे भारत में एकीकृत निर्वाचन प्रणाली। कैसी है आपकी?
एकीकृत निर्वाचन प्रणाली। तो इसका जो प्रमुख होता है, याद रखना आपको, चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति, इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? तो वो करते हैं आपके कौन? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, जो बड़े बड़े पद हैं उन सबको शपथ कौन दिलाते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? आपके राष्ट्रपति ही करते हैं। अब यही और क्या आता है, और यहीं पर आता है आपका, तो लिख लीजिए आप, यहीं पर आपके आएंगे वो है एकीकृत लेखा प्रणाली। लिख लीजिए आप, भारत में ही एक क्या है? एकीकृत लेखा जांच प्रणाली। क्या है भारत में? एकीकृत लेखा जांच प्रणाली। यानी आपने नाम कैग का सुना होगा। किसका नाम सुना होगा आपने? कैग। तो लिख लीजिए आप, किसके बारे में? जो शॉर्ट नाम है इसका क्या? कैग। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति कौन करता है? यानी आप लिख लेना कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है आपकी? तो वो बताएंगे आप, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन करते हैं? आपके राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करते हैं। और ये जो है काम क्या करते हैं? ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों की खातिर जांच करते हैं। केंद्र एवं राज्य दोनों के लेखों की जांच करते हैं। लेखों की क्या करते हैं? आपके जांच करते हैं। केवल एक की नहीं, दोनों ही की ही लेखों की जांच करते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? आपके राष्ट्रपति महोदय करते हैं। जल्दी से कमेंट करके आंसर दे दीजिए कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर ये कौन से छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सबको पता है ना, बताओ कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आपके वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपको सबको अपने अपने रजिस्टर में लिख लेना है कि वर्तमान भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान और पहले, ये लिखने का आपका काम रहेगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले और वर्तमान दोनों के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। वर्तमान जो है वो कौन से नंबर के हैं, ये सब आपको याद रखना है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको टेस्ट में जरूर मिलेंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप इनको सर्च करके गूगल पे से लिख सकते हैं, है ना, और उनको आप नाम याद करना। अब बात आती है केंद्र एवं राज्य दोनों के लेखों की क्या होती है? जांच होती है। और जांच कौन करता है? आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब हम बात करते हैं, तो 1994 में मुंबई केस में न्यायपालिका ने एक कथन दिया था कि भारत के संविधान एवं संघात्मक संविधान है। तो याद रखना कि यानी भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान, तो लिख लीजिए आप, भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का जो संविधान है विशेष लक्षण वाला है। कैसा आपका? विशेष लक्षण वाला संविधान। वो कैसा है आपका? तो याद रखना, भारत का संविधान कैसा है? विशेष लक्षण रखने वाला संविधान है। उसमें कैसे हैं? संघात्मक, एकात्मक,
दोनों के लक्षण देखने को मिलते हैं, दोनों के लक्षण देखने को मिलते हैं। दोनों के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? संघात्मक, एकात्मक, दोनों के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। जो परिस्थिति के अनुसार, जो परिस्थिति के अनुसार अपना स्वरूप बदलते हैं, अपना स्वरूप बदलते हैं। तो लिख लीजिए, यहां तक हमें याद रखना है। दोनों आपको कारण बता दिए गए हैं, दोनों के लक्षण, गुण या विशेषताएं बता दी गई है। कैसे कैसे अगर आप पेपर देते हैं, देखिए आज के पेपर जो है वो समझ के आधार पर आ रहे हैं, ना कि रटने के आधार पर। तो आपको इधर तक बता दिया गया है कि भारत का संविधान कैसा है और हमने क्यों उसको ऐसा कहा है। अब इसके बाद जो है आपको तीसरी क्लास जो देखने को मिलेगी, वो जो तीसरा क्लास रहेगी वो आपका भारत का जो है संवैधानिक विकास देखने को मिलेगा। भारत का संवैधानिक विकास क्या देखने को मिलेगा आपको? भारत का संवैधानिक विकास। ये आपको तीसरी क्लास में देखने को मिलेगा, जिसमें हम बात करेंगे आपकी कंपनी आएगी, कैसे भारत में शुरुआत करेंगे, कौन कौन से आपके गवर्नर जनरल आएंगे, आपकी कैसे आपके भारत में संविधान की नींव पड़ती है ना। और आपको पता कौन से जो गवर्नर जनरल है उनकी कौन सी नीति थी जिसके कारण भारत आपका गुलाम हुआ। कैसा एक समय आया था जब आपका अकाल पड़ चुका था, पानी का अकाल नहीं, उस समय भूखमरी फैल गई थी आपकी। वो समय कौन सा था जब भारत में भूखमरी फैल गई? क्या कारण थे उसके? क्या कारण रहे कि हम उसके गुलाम हो गए? और आगे ये भी पता पड़ेगा कैसे हम स्वतंत्र हो गए। ये और संविधान लिखना प्रारंभ कहाँ से हुआ, कहाँ से लिखित प्रावधान आया आपके, इन सब के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो बस आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ सब लोगों को संविधान के बारे में पता पड़े। और आपको इन सब को नोट डाउन करते चलना है, क्योंकि हमें बस एक बार और पढ़ना है, आप संविधान को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।